हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। सो आज हम थोड़ा सा पहले रिवीजन कर लेते हैं, देख लेते हैं हमने अभी तक क्या पढ़ा। उसके बाद हम ये जो नया पार्ट है ये पढ़ेंगे। ये है द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। इसको भी पढ़ेंगे, पहले हम पुराना वाला रिवाइज कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पढ़ा था शुरुआत से द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। तो इस सबसे पहले हमने इस पेंटिंग के डिस्कशन के बारे में पढ़ा था। जो इस पेंटिंग का पूरा डिस्क्रिप्शन इस पैराग्राफ में दिया गया है। इसमें बताया गया था फ्रेडरिक सोरे एक फ्रेंच आर्टिस्ट थे, उन्होंने एक सीरीज प्रिंट की थी 4 प्रिंट्स की, जिसमें उन्होंने विजुलाइज किया था उनका ड्रीम जो था डेमोक्रेटिक रिपब्लिक और सोशल रिपब्लिक का, और ये उनका फर्स्ट प्रिंट था। तो अभी मैं जल्दी जल्दी इसलिए कर रहा हूँ ताकि रिवीजन करके हम नया पार्ट पढ़ें। तो अगर आपको पुराना ये पार्ट डिटेल में समझना है तो आप पुरानी वीडियोस को देख सकते हैं। ठीक है, तो इन्होंने लिबर्टीज़ की जो आइडिया थे वो बताया था। इसमें बताया था कि इस पिक्चर में बताया था कि किस तरह से जीसस क्राइस्ट उनके साथ एंजल्स और सेंट्स वगैरह प्रेजेंट है। यहाँ पर डेड रिमेन्स के बारे में बताया गया था जो किंग्स के हैं। यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ के फ्लैग्स के बारे में बताया गया था। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं आगे। तो इस पैराग्राफ में ये सब था। और ये जो यूटोपियन वर्ड है इसका एक आइडियल सिटी या आइडियल कंट्री की सोसाइटी की पिक्चर जो हम विजुलाइज करते हैं, यानी कि जो ये आर्टिस्ट ने विजुलाइज करी थी इसको बोलते हैं यूटोपियन। एक ऐसा विजन सोसाइटी का जो बहुत ही आइडियल हो कि वो हमें यकीन ही ना हो कि वो सच में एग्जिस्ट करता है। तो ये यूटोपियन मतलब इस तरह का मीनिंग था इसका। चलिए अभी थोड़ा आगे देख लेते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा था इस जो चैप्टर है ये डील करेगा बहुत सारे इश्यूज़ के जो विजुलाइज किए गए सारे जो आर्टिस्ट के द्वारा, और नेशनलिज्म किस तरह से इमर्ज हुआ, नेशन स्टेट कैसे बिल्डअप हुआ यूरोप में, अलग अलग नेशन स्टेट्स का कैसे बिल्डअप हुआ, वही सब हम पढ़ेंगे इसमें। नेशनलिज्म कैसे 19th सेंचुरी में आया यूरोप में इस वाले। तो उसके बाद हमने पढ़ा था ये वाला पार्ट, फर्स्ट पार्ट द फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ द नेशन। तो इसमें बताया गया था फर्स्ट जो पहला आइडिया आया था नेशनलिज्म का वो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के टाइम पे आया था हमारा। इसके बारे में बताया गया इसमें पूरे पैराग्राफ में कि 1789 में वहाँ पे स्टार्टिंग हुई थी फ्रेंच रिवॉल्यूशन की। उसके बाद हमने दो आइडियाज़ पढ़े थे, द फादरलैंड एंड द सिटीजन के आइडियाज़, और इक्वल राइट्स की नोशन जो था, आइडिया जो था उसको काफ़ी एम्फेसाइज किया गया था, और कॉन्स्टिट्यूशन का जो आइडिया था, एक नया फ्रेंच फ्लैग लाया गया था। उसके साथ ही स्टेट जनरल जो था, हम जानते हैं स्टेट जनरल इलेक्टेड की गई थी, इसका बाद में नाम बदलकर नेशनल असेंबली रख दिया था। उसके बाद न्यू हिम्स कंपोज किए गए थे, ओथ्स ली गई थी, मैंने बताया था। ये सब डिटेल में हम कर चुके हैं, आप देख सकते हैं। फिर हम आगे देखते हैं फ्रेंच लैंग्वेज जो है उसको अपना लिया गया था और वो कॉमन लैंग्वेज बन गई थी नेशन की हमारे। फिर इसके बाद जो रिवॉल्यूशनरीज थे उन्होंने इसको देशों में भी लिबर्टीज करेंगे और डेस्पोटिज्म को हटाएंगे और बाकी एरियाज़ को हेल्प करेंगे नेशन बनने में। तो इस तरह से जैकोबियन क्लब्स का बिल्डअप भी हुआ, जो मेंबर्स थे एजुकेटेड मिडिल क्लास के, उन्होंने इसको सेटअप किया। उसके बाद हमने देखा था फ्रेंच आर्मीज जो थी वो इस आइडिया को रिवोल्यूशनरी वॉर्स के थ्रू आगे लेके गई अब्रॉड में। उसके बाद हमने यहाँ देखा था कि जो नेपोलियन था उसने डेमोक्रेसी को हटाकर फिर से कंट्रोल अपने हाथ में लेकर मोनार्की को इम्पोज कर दिया था फ्रांस पे। उसने डेमोक्रेसी को डिस्ट्रॉय किया फ्रांस में, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड में उसने अच्छे रिवोल्यूशनरी प्रिंसिपल्स लाए, उन्होंने काफ़ी अच्छा चेंज लाया। और एक सिविल कोड पढ़ा था हमने 1804 में, जिसको नेपोलियनिक कोड कहते हैं, जिसने सारे प्रिविलेजेस ले लिए थे जो बर्थ के बेसिस पर थे, इक्वालिटी को इस्टेब्लिश किया, और साथ ही उन्होंने राइट टू प्रॉपर्टी का लॉ को अप्लाई किया। कोड को बाकी एरियाज़ पे ले गया जहाँ फ्रेंच कंट्रोल था, इसे हमने देख लिया था। ये सब एरियाज़ के नाम दिए गए। नेपोलियन ने सिंप्लीफाई कर दिया था एडमिनिस्ट्रेशन डिवीज़न को, और फ्यूडल सिस्टम को अवॉइड कर दिया था, पीजेंट्स को फ्री कर दिया था, सर्फ टर्म और मैनुअल ड्यूज़ को। इंपॉर्टेंट टर्म्स है, इसका मीनिंग पुरानी वीडियोज़ में है, आप देख सकते हैं। टाउन्स में गिल्ड रिस्ट्रिक्शन हटा दिए गए थे, जिससे ट्रेड आसान हो गया था। उसके बाद हम यहाँ पर आए थे, बिजनेसमैन और स्मॉल स्केल ट्रेडर्स और प्रोड्यूसर्स को बहुत फ़ायदा हुआ इससे।
स्टैंडर्डाइज वेट्स मेजर का आइडिया है। कॉमन नेशनल करेंसी फैसिलिटेट हुई मार्केट में, और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड कैपिटल फ्रॉम वन रीजन टू अदर। और जी, तो साथ में जो था शुरुआत में क्या हुआ, जो लोकल पीपल पॉपुलेशन जो थी, लोकल जो लोग थे, उनका फ्रेंच रूल के प्रति जो रिएक्शन था वो मिक्स रिएक्शन था। मतलब कुछ उसको अच्छा मानते थे, कुछ बुरा मानते थे, सबकी अलग अलग सोच थी, डिफरेंट आइडियाज़ थे। तो कुछ सिटीज़ में जैसे ब्रुसेल्स, मेंस, मिलान, वॉर्सो फ्रेंच आर्मीज़ को बहुत अच्छे से वेलकम किया गया। उनको लिबर्टी का हार्बिंगर्स माना गया, मतलब लिबर्टी को लाने वाले, उनको जिन्होंने उन्हें लिबर्टी इंट्रोड्यूस कराई, इसका यही मतलब है। बट द इनिशियल एंथुसियाज्म सून टर्न टू हॉस्टिलिटी, क्योंकि जो इनिशियल जो एंथुसियाज्म था, जो खुशी थी, जो एंटरटेनमेंट का था उनके अंदर, वो सब धीरे धीरे ख़त्म हो गया और क्लियर हो गया कि जो न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट्स हैं वो पॉलिटिकल फ्रीडम के साथ साथ हैंड इन हैंड नहीं चल सकते, वो नहीं चल पाए। और इसके अलावा वहाँ पर प्रॉब्लम्स भी हुई, जैसे इंक्रीज टैक्सेशन हुआ, सेंसरशिप हुई बहुत सारी चीज़ों पे, फोर्स कॉन्स्क्रिप्शन इनटू द फ्रेंच आर्मीज़। फोर्स कॉन्स्क्रिप्शन का मीनिंग है कि वहाँ पर ज़बरदस्ती लोगों को आर्मी में भर्ती कराया गया, फ्रेंच आर्मीज़ में, जिससे क्योंकि उनकी ज़रूरत थी, रिक्वायरमेंट थी बाकी यूरोप को कॉन्कर करने के लिए। वो और यूरोप को जीतना चाहता था, जो नेपोलियन था। और बाकी सब लोग वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव जो चेंजेस हुए थे सबका एडवांटेज उठाते हुए दिख रहे थे। तो यही बताया गया। चलिए अब हम नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं। सेकंड पार्ट है हमारा द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, मतलब यूरोप में नेशनलिज्म कैसे बना, कैसे बन के तैयार हुआ, इसमें ये बताया गया है। चलिए अब देखते हैं। तो इसमें बताया गया है, if you look at the map of the mid 18th century Europe, you will find that there were no nation state as we know them today। तो इन दो लाइन्स में बताया गया कि अगर हम मैप देखते हैं मिड 18th सेंचुरी का, तो यूरोप में हमें कोई नेशन स्टेट्स नहीं दिखेंगे जैसे हम आज जानते हैं। चलिए एक बार हम मैप देख लेते हैं, जो हमने अभी ऊपर देखा था, ये इसी मैप की बात कर रहे हैं। ये मिड 18th के आसपास का है, देखिए। तो इसमें हमने देखिए आज की डेट के कोई भी वो नहीं देख सकते सिवाय फ्रांस के या स्पेन के। यहाँ कहीं पे इटली है और ना ही हमारा जर्मनी प्रेजेंट है। ये सब पुराने नेम्स हैं यहाँ के, जो स्मॉल स्टेट्स के थ्रू देखिए इस तरह से पुराने नेम्स यूज़ किए हैं। लेकिन जो प्रूशिया पुराना नेम है जो भी यूज़ नहीं होता, और हमारा ओटोमन एम्पायर भी पुराना नेम है। तो मतलब उस टाइम पे नेशनल स्टेट्स बिल्डअप नहीं हुए थे तब तक, तो उसके बाद बिल्डअप हुए। चलिए अब हम आगे देखते हैं। तो हमें मिलेगा कि नेशनल स्टेट्स नहीं थे, वो हमने चेक कर लिया है। बट वॉट वी नो टुडे एज जर्मनी, इटली एंड स्विट्जरलैंड वर डिवाइडेड इनटू किंगडम्स। जिन्हें आज हम जर्मनी के रूप में जानते हैं, इटली के रूप में और स्विट्जरलैंड के रूप में, वो किंगडम्स में डिवाइडेड थे। और डचीज एंड कैंटन्स हुज रूल्स हैड देयर ऑटोनोमस टेरिटरी। तो हम पढ़ रहे थे डचीज एंड कैंटन्स। तो डचीज एंड कैंटन्स का मीनिंग मैं बताता हूँ। तो ये डचीज एंड कैंटन्स हुज रूलर्स हैड देयर ऑटोनोमस टेरिटरीज। तो यहाँ पे मीनिंग बताया हुआ मैंने। कैंटेन होता है एक सब डिवीज़न होता है टेरिटरी का, फॉर द पर्पज़ ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन सम कंट्रीज। इससे क्या होता है, पार्ट मतलब किसी देश के पार्ट्स बना दिए जाते हैं, कंटेनमेंट एरिया बोल देते हैं या कैंटेन बना देते हैं, जिससे एडमिनिस्ट्रेशन थोड़ा इजी हो जाता है। ये सब डिवीज़न होता है किसी कंट्री का, किसी टेरिटरी का। और डचीज़ जो होते हैं ये टेरिटरीज होती हैं विच आर रूल्ड बाय ड्यूक और डचेस। ये वो टेरिटरीज होती हैं जो ड्यूक आपने पढ़ा होगा, ड्यूक होते हैं, और डचेस मेल फीमेल के लिए है और ड्यूक फीमेल के लिए, जो रूल करते हैं उन्हें डचीज़ कहते हैं। तो ये वहाँ पर होते थे, ये हमारे यहाँ नहीं होते, तो इसी तरह समझ लीजिए। तो डचीज़ एंड कैंटन्स हुज रूलर्स हैड देयर ऑटोनोमस टेरिटरीज। तो उनकी ऑटोनोमस मतलब खुद की टेरिटरीज होती थी। तो उस तरह से वहाँ की जो जोग्राफिकल सिचुएशन थी ऐसी थी वहाँ पर। फिर हम देखते हैं ईस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप वर अंडर
ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज। जो ईस्टर्न यूरोप और सेंट्रल यूरोप था वो ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज के अंडर आता था। विद इन द टेरिटरीज ऑफ विच लिव डाइवर्स पीपल, जिसके टेरिटरीज के अंदर मतलब पूरी कंट्री के अंदर डाइवर्स पीपल रहते थे, डाइवर्स कल्चर के, डाइवर्स तरह के लोग, अलग अलग टाइप के लोग आते थे। दे डिड नॉट सी देमसेल्फ शेयरिंग अ कलेक्टिव आइडेंटिटी। वो खुद को ऐसे नहीं देखते थे कि वो सब एक कलेक्टिव आइडेंटिटी के रूप में नहीं देखते थे, वो सबको अलग अलग समझते थे, ना ही वो कोई कॉमन कल्चर शेयर करते थे, उनमें कुछ ज़्यादा कुछ कॉमन नहीं था। ऑफन दे स्पोक डिफरेंट लैंग्वेजेस एंड बिलोंग टू डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स। तो वो यहाँ तक कि लैंग्वेजेस भी उनकी अलग अलग थी और वो अलग अलग एथनिक ग्रुप्स को बिलोंग करते थे। द हैब्सबर्ग एम्पायर दैट रूल्ड ओवर ऑस्ट्रिया हंगरी। तो यहाँ पे एक एग्जांपल के लिए द्वारा बताया गया है कि द हैब्सबर्ग का जो एम्पायर था जिसने ऑस्ट्रिया और हंगरी के ऊपर रूल किया था, वो एग्जांपल के लिए उन्होंने बताया वो एक पैचवर्क था, पैचवर्क ऑफ मैनी डिफरेंट रीजन्स एंड पीपल्स। तो वो भी एक पैचवर्क था अलग अलग रीजन्स के लोगों का। उसमें एल्पाइन रीजन्स था, टायरोल, ऑस्ट्रिया, सुडेटलैंड एज वेल एज बोहेमिया। तो ये बताए गए अलग अलग रीजन्स जहाँ पर एरिस्टोक्रेसी वॉज प्रीडोमिनेंटली जर्मन स्पीकिंग। तो एरिस्टोक्रेसी का मीनिंग मैंने बताया हुआ है यहाँ पे, अब देखिए। एरिस्टोक्रेसी होती है द हाइएस्ट क्लास इन सर्टेन सोसाइटीज़ टिपिकली comprising people of noble birth holding hereditary titles and offices। तो एरिस्टोक्रेसी मतलब एक तरह से कि जो जैसे राजा है तो उसी का बेटा टाइटल में आएगा, नेक्स्ट टाइटल में, और उसी का ऑफिस में वर्क करेगा, वही नेक्स्ट पोस्ट पे आएगा। तो उसमें यही बताया गया है एरिस्टोक्रेसी ये होता है जिसमें सबको चांस नहीं मिल पाता और ये हाईएस्ट क्लास होती है जो अपने आप को सबसे सुपीरियर मानती है, ठीक है। और पैचवर्क का मीनिंग भी बता दूँ मैं। पैचवर्क मतलब सब लोगों का मिला जुला वर्क, जैसे यहाँ पे अलग अलग रीजन्स के बारे में बताएगा और पीपल के बारे में, तो अलग अलग रीजन्स के लोग और जगह से मिलकर एक साथ जुड़ के जो हुआ वो इसको पैचवर्क बोलते हैं। जैसे ऑस्ट्रिया हंगरी देश को जो हैब्सबर्ग एम्पायर था वो पैचवर्क था। तो ये था पैचवर्क। अब आगे देखते हैं। इसमें प्रेडोमिनेंटली जर्मन स्पीकिंग लोग थे, लेकिन इसमें इटालियन स्पीकिंग लोग भी इंक्लूडेड थे। प्रोविंसेस थे लैम्बोर्डी एंड वेनेशिया। और हंगरी में हाफ ऑफ द जो पॉपुलेशन थी वो मग्यार बोलते थे। मग्यार एक लैंग्वेज है, वो भी हम देख लेते हैं, वो भी मैंने बताया हुआ है। मग्यार हंगेरियन लैंग्वेज को ही बोलते हैं। जो हंगरी की लैंग्वेज है हंगेरियन लैंग्वेज, आजकल इसको हंगेरियन बोलते हैं, पहले मग्यार बोली जाती थी, इसका नाम मग्यार था। वाइल द अदर हाफ स्पोक अ वैरायटी ऑफ डायलॉग्स। तो हाफ ऑफ द पॉपुलेशन तो मग्यार बोलती थी और बाकी हाफ अलग अलग डायलेक्ट्स बोलती थी, अलग अलग बोलियाँ बोलती थी। डायलेक्ट्स का मतलब बोलियाँ होता है। तो इन गलीशिया द एरिस्टोक्रेसी स्पोक पोलिश। तो गलीशिया जो जगह है उस पर एरिस्टोक्रेसी जो है, एरिस्टोक्रेसी मैंने बता दिया, हाईएस्ट सुपीरियर क्लास जो है वो पोलिश लैंग्वेज बोलती थी। बिसाइड्स दिस, इसके अलावा भी 3 डोमिनेंट ग्रुप्स थे, 3 डोमिनेंट ग्रुप्स। देयर ऑल्सो लिव्ड विद इन द बाउंड्रीज ऑफ द एम्पायर। तो 3 डोमिनेंट ग्रुप्स भी रहते थे एम्पायर की बाउंड्रीज में, जिसमें अ मास ऑफ सब्जेक्ट पीसेंट पीपल, मतलब एक मास, बड़ा मास मतलब बहुत सारे लोग जब होते हैं तो एक मास, 3 जो ये डोमिनेंट ग्रुप्स हैं उनमें से एक मास तो था पीसेंट पीपल्स का, दूसरा बोहेमियंस एंड स्लोवाक्स थे जो नॉर्थ में थे। स्लोवियंस स्लोवियंस इन कार्नियोला, क्रोट्स टू द साउथ, रोमन्स टू द ईस्ट इन ट्रांसलेविया। तो ये सब लोग भी थे। ये सब एक पूरा ग्रुप आता है, तो स्लोवाक्स से लेके हमारा ये ट्रांसलेविया तक एक ग्रुप है, बोहेमियंस एक ग्रुप है और तीसरा ग्रुप ये है। तो इस तरह से हमने देखा। तो सच डिफरेंसेस डिड नॉट इजली प्रमोट अ सेंस ऑफ पॉलिटिकल यूनिटी। तो अभी हमने देखा कितने सारे डिफरेंसेस थे, कितने सारे टाइप के लोग हैं, उनकी स्पीकिंग लैंग्वेजेस भी अलग है, डायलेक्ट्स, वैरायटी ऑफ डायलेक्ट्स हैं, और ये हम 3 मेजर ग्रुप देखे। काफ़ी कुछ यहाँ पर जो है वैरायटी हम देख सकते हैं। तो इस तरह से हम कैसे कह सकते हैं कि वो उनमें पॉलिटिकल यूनिटी आ सकती है, सेंस ऑफ बिलोंगिंग आ सकती थी।
बट द ओनली टाई बाइंडिंग दिस डाइवर्स ग्रुप्स टुगेदर वाज अ कॉमन एलिजियंस टू द एम्परर। तो जो एक ओनली कॉमन जो बांध के रखता था उन सब लोगों को, वो सिर्फ ये था कि वो एक ही एम्परर को सर्व करते थे, उनके प्रति वो लॉयल थे, उनको वो अपनी लॉयल्टी सर्व करते थे। बस ये एक कॉमन थिंग थी उन सब में, और कुछ कॉमन नहीं था। तो अब हम देखते हैं कि हाउ डिड नेशनलिज्म एंड द आइडिया ऑफ द नेशन स्टेट इमर्ज। तो अगर हमारा क्वेश्चन आता है कि नेशनलिज्म एंड आइडिया ऑफ द नेशन स्टेट कैसे इमर्ज हुआ, तो उसका आंसर हम आगे देखेंगे। तो इसमें बताया गया है द एरिस्टोक्रेसी एंड द मिडिल क्लास के बारे में। तो सोशली एंड पॉलिटिकली अ लैंडेड एरिस्टोक्रेसी वाज द डोमिनेंट क्लास ऑन द कॉन्टिनेंट। ये मैंने बताया ही है कि सोशली और पॉलिटिकली जो एरिस्टोक्रेसी वाली क्लास थी वो डोमिनेंट थी कॉन्टिनेंट पे, यानी यूरोप पे। द मेंबर्स ऑफ दिस क्लास वर यूनाइटेड बाय अ कॉमन वे ऑफ लाइफ दैट कट अक्रॉस रीजनल डिवीजंस। तो जो इसके मेंबर्स थे इस क्लास के, वो यूनाइटेड थे, एक साथ थे, एक कॉमन वे ऑफ लाइफ की वजह से, जो उनको बाकी रीजनल डिवीजन से अलग करती थी और काट के रखती थी, मतलब वो कटे हुए थे बाकी लोगों से। दे ओन्ड एस्टेट्स इन द कंट्री साइड, उनकी एस्टेट से जागीर थी, और ऑल्सो टाउन हाउसेज। तो उनके पास टाउन हाउसेज भी थे। वो फ्रेंच बोलते थे फॉर पर्पज़ ऑफ डिप्लोमेसी इन हाई सोसाइटी। तो फ्रांस में फ्रेंच लैंग्वेज को इसको काफ़ी डिप्लोमेटिक लैंग्वेज माना जाता था, और ये हाई सोसाइटी की लैंग्वेज माना जाता था। उनकी जो फैमिलीज़ थी, देयर फैमिलीज़ वर ऑफन कनेक्टेड बाय टाइज ऑफ मैरिज। तो उनकी शादियाँ बड़े घरानों में आपस में होती थी, और ये शादियों के थ्रू फैमिलीज़ में एक कनेक्शन बैठ जाता था उन सब में। जैसे बड़े लोग होते हैं तो बड़े लोगों से शादी करके आपस में बिजनेस डील्स करते हैं, तो इस तरह से बताया गया है। दिस पावरफुल एरिस्टोक्रेसी वॉज हाउएवर न्यूमेरिकली अ स्मॉल ग्रुप। लेकिन नंबर में ये बहुत कम थे ये वाले लोग, एरिस्टोक्रेसी वाले। जैसे आजकल हम देखते हैं रिच लोग कम है और हमारे पॉवर्टी वाले लोग ज़्यादा आते हैं, तो उस तरह से था ये भी सोसाइटी में। तो मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन जो थी वो पीजेंट्री थी। पीजेंट्री मतलब फार्मर्स, और हमारे फार्मर्स वगैरह आते हैं जिसमें, तो यही था जो मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन था। वेस्ट में जो लैंड, बल्क ऑफ लैंड था, तो लैंड का बहुत सारा हिस्सा वो फार्म्ड होता था टेनेंट्स के द्वारा और स्मॉल ओनर्स के द्वारा। और ईस्टर्न में, यानी ईस्टर्न एरिया में, एंड सेंट्रल यूरोप में और ईस्टर्न एरिया में पैटर्न जो था लैंड होल्डिंग का, वो कैरेक्टराइज्ड होता था बाय वास्ट एस्टेट्स विच वर कल्टिवेटेड बाय सर्फ्स। तो ईस्टर्न एरिया और सेंट्रल यूरोप में जो पैटर्न होता था लैंड होल्डिंग का, उसको मेनली उन वास्ट स्टेट्स को सर्फ्स कल्टिवेट करते। सर्फ्स मैंने बताया था पहले, सर्फडम वर्ड आया था उसमें। सर्फ्स का मतलब जो लैंड के साथ एसोसिएटेड लेबरर्स होते हैं, लैंड के साथ जो लेबरर्स जुड़े होते हैं, वो बताया था। चलिए अब देखते हैं। इन वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ सेंट्रल यूरोप द ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन एंड ट्रेड meant the growth of towns and the emergence of commercial classes whose existence was based on production for the market। तो इन लाइन्स में बताया गया है कि इन वेस्टर्न पार्ट्स में, सेंट्रल यूरोप के वेस्टर्न पार्ट्स में जो ग्रोथ हुआ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का और ट्रेड का, यानी व्यापार का, उसका मीनिंग हुआ कि उससे ग्रोथ, टाउन्स का ग्रोथ हुआ और एमरजेंस हुआ कमर्शियल क्लासेस का। जो कमर्शियल लोग थे उनका एमरजेंस, या जिनका एग्जिस्टेंस सिर्फ बेस था प्रोडक्शन के बेसिस पे, जो मार्केट के लिए प्रोडक्शन करते थे, उसी बेसिस पे उनका एग्जिस्टेंस या वो एग्जिस्ट करते थे इस दुनिया में। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन जो था इंग्लैंड में बिगिन हुआ सेकेंड हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी के टाइम पे। ठीक है, तो उसके बाद हम पढ़ते हैं मतलब लेकिन फ्रांस में और पार्ट्स ऑफ जर्मन स्टेट्स में ये 19th सेंचुरी के टाइम पे हुआ इंडस्ट्रियलाइजेशन, और पर इंग्लैंड में थोड़ा जल्दी हो गया था, हम देख सकते हैं। तो इसके संदर्भ में देख सकते हैं, इन इट्स वेक नए जो सोशल ग्रुप्स थे वो आए, एग्जिस्टेंस में आए। एक वर्किंग क्लास पॉपुलेशन आई, एक मिडिल क्लास आई जो इंडस्ट्रियलिस्ट से बनी थी और बिजनेसमैन से, प्रोफेशनल से। सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप में ये ग्रुप्स छोटे नंबर में थे, कम स्मॉलर नंबर में थे टिल लेट 19th सेंचुरी। तो लेट 19th सेंचुरी तक ये स्मॉलर नंबर में थे। इसके बाद इट वॉज अमंग द एजुकेटेड लिबरल मिडल क्लासेज डेट आइडियाज ऑफ नेशनल यूनिटी फॉलोइंग द एबोलिशन ऑफ एरिस्टोक्रेटिक प्रिविलेजेस गेन्ड पॉपुलैरिटी। तो इसके बाद जो हमने देखा वो ये है कि अमंग
द एजुकेटेड लोगों में लिबरल जो है खुले विचारों के, फ्रीडम वाले विचारों के लोग थे मिडिल क्लास के, उनमें नेशनल यूनिटी का एक आइडिया आया। उसके बाद फॉलो करते करते उन्होंने एरिस्टोक्रेसी को अबॉलिश कर दिया, उसको ख़त्म कर दिया कि हायर क्लास को ही आगे पद और पोस्ट मिलते रहेंगे। उनकी सारे प्रिविलेजेस, उनके जो स्पेशल राइट्स थे, उन सबको ख़त्म किया और इस तरह से वो पॉपुलैरिटी गेन करते चले गए। पहले वो स्मॉल नंबर में थे, धीरे धीरे वो बढ़ते चले गए। इसमें यही बताया गया। तो लिबरल नेशनलिज्म क्या होता है, किसके लिए स्टैंड करता है, इसमें ये बताया गया है। लिबरल मतलब खुले विचारों का जो नेशनलिज्म है वो किसके लिए स्टैंड करता है। तो जो आइडियाज़ थे नेशनल यूनिटी के अर्ली 19th सेंचुरी में यूरोप में, वो क्लोजली अलाइड मतलब जुड़े हुए थे टू द आइडियोलॉजी ऑफ लिबरलिज्म। तो नेशनल यूनिटी का आइडिया जो थे वो आइडियोलॉजी ऑफ लिबरलिज्म से जुड़े हुए थे। द टर्म लिबरलिज्म डिराइव्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड लिबर मीनिंग फ्री। तो लिबरलिज्म मीनिंग का मतलब ही फ्री होता था, जो लैटिन वर्ड लाइबर से आता था, लिबर, तो फ्रीडम यहीं से आया। फॉर द न्यू मिडिल क्लासेस लिबरलिज्म स्टूड फॉर फ्रीडम फॉर द इंडिविजुअल एंड इक्वालिटी ऑफ ऑल बिफोर द लॉ। तो जो नई मिडिल क्लासेस जो अभी हमने देखे इमर्ज हुए थे ऊपर वाले पैराग्राफ में, उनके लिए लिबरलिज्म का मतलब यही था कि हर इंडिविजुअल को इक्वालिटी मिले लॉ के सामने, पॉलिटिकली भी मिले और बाकी चीज़ों में पॉलिटिकली एम्फेसाइज हो गवर्नमेंट का कंसेप्ट बाय कंसेंट। कंसेंट मतलब सबकी मंजूरी से ये सब हो। अब सिंस द फ्रेंच रिवॉल्यूशन लिबरलिज्म हैज स्टूड फॉर द एंड ऑफ ऑटोक्रेसी एंड क्लैरिकल प्रिविलेजेस। तो हमने देखा फ्रेंच रिवॉल्यूशन के समय से ही लिबरलिज्म जो है वो बढ़ता चला गया, वो खड़ा रहा ऑटोक्रेसी या अरिस्टोक्रेसी के एंड के लिए, और क्लर्क जो बनते थे उनके प्रिविलेजेस के लिए, उनको ख़त्म करने के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के फेवर में था ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन भी। एंड रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट थ्रू पार्लियामेंट। तो रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट मतलब हम लोगों को खुद चुनकर उनको अपना रिप्रेजेंटेटिव बनाएंगे, अपना प्रतिनिधि बनाएंगे और पार्लियामेंट में रखेंगे, जो हमारी बात को सुन के हमारी बात को सबके सामने रखेंगे और हमारे लिए ही लॉज को बनाएंगे। तो हमारे जो 19th सेंचुरी में लिबरल्स थे, उन्होंने स्ट्रेस दिया था इनवायबिलिटी ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी को पर। इनवायबिलिटी का मतलब है उसकी प्रोटेक्शन पर, कि किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी को नुकसान न पहुँचे और उसका भी ध्यान रखा जाए। येट इक्वालिटी बिफोर द लॉ डिड नॉट नेसेसरली स्टैंड फॉर यूनिवर्सल सफरेज। तो इसके बाद भी फिर भी जो इक्वालिटी मिलने के बाद भी सबको यूनिवर्सल सफरेज नहीं मिल पाया। सफरेज मतलब यहाँ पर बताया हुआ है द राइट टू वोट, सबको राइट टू वोट नहीं मिल पाया। You will recall this that in revolutionary France which marked the first political experiment in liberal democracy। तो इसमें बताया गया कि तुम रिकॉल करोगे, याद करो कि रिवोल्यूशनरी फ्रांस में जब 9th में हमने चैप्टर पढ़ा था फ्रेंच रिवोल्यूशन, तो उसमें भी ये मार्क किया गया था कि जो पहला पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट था वो फ्रांस में हुआ था लिबरल डेमोक्रेसी का, और जो राइट टू वोट था एंड टू गेट इलेक्टेड वॉज ग्रांटेड एक्सक्लूसिवली टू प्रॉपर्टी ओनिंग मैन। तो फ्रांस में हमें याद है कि जो प्रॉपर्टी जिन लोगों के पास होती थी बस उन्हें ही राइट टू वोट था और वही इलेक्टेड हो सकते थे। मैन विदाउट प्रॉपर्टी एंड ऑल वुमेन वर एक्सक्लूडेड फ्रॉम पॉलिटिकल राइट्स। तो जो जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं थी कोई भी, वो मैन और सारी वुमेन्स को एक्सक्लूड किया गया था पॉलिटिकल राइट से। ओनली फॉर अ ब्रीफ पीरियड अंडर द जैकोबियंस डिड ऑल द मेडल्ड मेल्स एंजॉय सफरेज। तो सिर्फ जैकोबियंस के अंडर में सिर्फ कुछ समय के लिए, क्योंकि वो जैकोबियंस कुछ समय के लिए, उसके बाद हमारा नेपोलियन आ गया था, तो एडल्ट जो मेल्स थे वो सफरेज को इन्जॉय कर पाए, यानी कि राइट टू वोट को कुछ समय के लिए इन्जॉय कर पाए। हावेवर द नेपोलियन कोड वेंट बैक टू लिमिटेड सफरेज। वही बताया गया आगे इसमें कि फिर नेपोलियन के आने के बाद नेपोलियन कोड आने से लिमिटेड सफरेज हो गया फिर से, और वुमेन को रिड्यूस कर दिया। वुमेन का जो स्टेटस था उनको रिड्यूस करके माइनर में डाल दिया गया, माइनर बोल दिया गया वुमेन्स को, एंड सब्जेक्ट टू द अथॉरिटी ऑफ फादर्स एंड हस्बैंड। तो उनको एक सब्जेक्ट बना दिया गया कि वो अथॉरिटी ऑफ फादर्स एंड हस्बैंड्स की, यानी वो हस्बैंड्स एंड फादर्स के अंडर ही रहेंगी, उनकी खुद की कोई वैल्यू नहीं, अथॉरिटी नहीं। इस तरह से वहाँ पे कंडीशन हो गई थी वुमेन की। थ्रू आउट द 19th एंड अर्ली 20th सेंचुरी वुमेन एंड नॉन प्रॉपर्टीड मैन ऑर्गेनाइज्ड अपोजिशन मूवमेंट्स डिमांडिंग इक्वल पॉलिटिकल राइट्स। तो 19th सेंचुरी के थ्रू आउट और अर्ली 20th सेंचुरी तक जो वुमेन थी उन्होंने, और जो नॉन प्रॉपर्टी वाले मैन थे जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं थी, उन्होंने
अपोजिशन मूवमेंट्स को ऑर्गेनाइज किया और उन्होंने डिमांड की इक्वल पॉलिटिकल राइट्स की। और इन द इकोनॉमिक स्फीयर यानी इकोनॉमिक स्फीयर में, इकोनॉमी वाले एरिया में, लिबरलिज्म स्टूड फॉर द फ्रीडम ऑफ मार्केट्स एंड द एवोल्यूशन ऑफ स्टेट इम्पोज रेस्ट्रिक्शंस ऑन द मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड कैपिटल। तो इन लाइन्स में बताया गया है कि इकोनॉमिक स्फीयर में लिबरल्स जो थे वो खड़े रहे फ्रीडम के लिए, मार्केट्स की फ्रीडम के लिए, और एवोल्यूशन ऑफ स्टेट इम्पोज रेस्ट्रिक्शंस ऑन द मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड कैपिटल। तो उन्होंने एबोलिश किया जो स्टेट ने, यानी उन्होंने गवर्नमेंट ने इम्पोज किए गए थे उन पर रेस्ट्रिक्शंस ट्रेड में, मूवमेंट पे, उनके आने जाने पे, और कैपिटल पे। कैपिटल यहाँ पर मनी वगैरह के लिए यूज़ किया गया, तो वो रेस्ट्रिक्शंस को हटाया गया। एंड ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी दिस वॉज अ स्ट्रॉन्ग डिमांड ऑफ द एमर्जिंग मिडिल क्लास। तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग डिमांड थी मिडिल क्लास की जो वहाँ पे इमर्ज हुई कि इन सब रेस्ट्रिक्शंस को हटाया जाए। लिबरलिज्म इन सब के लिए खड़ा रहा। तो आप देख सकते हैं लिबरलिज्म की कितनी वैल्यू थी। हमारी आज़ादी होनी भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। वीडियो काफ़ी बड़ी हो गई है, तो इसके बाद हम बाकी बाद में कंटिन्यू करेंगे। तो आप इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा वीडियो को, और लाइक करके कमेंट कीजिएगा, बताइएगा हमें आपको वीडियो कैसी लगी, और सब्सक्राइब करके अपने फ्रेंड्स वगैरह में शेयर कीजिएगा। थैंक यू ऑल फॉर लिसनिंग टू मी।